नमस्कार। आज की बात में स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करता। इसका मतलब है कि मदरसों को चलाने पर अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार मदरसों के मैनेजमेंट में दखलंदाजी नहीं कर सकती, लेकिन मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, वहां शिक्षा का स्तर बेहतर कैसे हो, मदरसों में बच्चों को कैसे अच्छी सुविधाएं मिले, इसको लेकर सरकार नियम बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने और इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में मिलने वाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप में 3 जजों की बेंच ने मदरसों को लेकर डिटेल्ड जजमेंट दिया। इस फैसले पर देश भर के मौलानाओं ने खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की मदरसों को बंद करने की साजिश को नाकाम करने वाला बताया। लेकिन असलियत क्या है? मदरसा एक्ट को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था? हाई कोर्ट के फैसले में ऐसा क्या था जिससे मदरसों पर बंद होने का संकट पैदा हो गया था? और अब उत्तर प्रदेश की सरकार का रुख क्या है, यह आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा। आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 को संविधान के हिसाब से ठीक बताया। यूपी में मदरसा एक्ट 2004 में बना था। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, लेकिन इसी साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को शिक्षा के अधिकार और UGC एक्ट के खिलाफ करार दिया था। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा यूपी का मदरसा एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है और राज्यों को ऐसे कानून बनाने का पूरा अधिकार है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर फैसला करने में संविधान की व्याख्या गलत तरीके से की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों में होने वाली पढ़ाई में राज्य सरकार के दखल के अधिकार को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनॉरिटीज को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार को ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बेहतर शिक्षा के लिए नियम कायदे बनाने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसों को मान्यता देने, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार क्वालिटी एजुकेशन की कंडीशन रख सकती है। राज्य सरकार मदरसों के कोर्स, उनकी क्वालिफिकेशन और डिग्री के स्टैंडर्ड तय कर सकती है। राज्य की सरकार को मदरसों में टीचर्स के अपॉइंटमेंट, बच्चों की सेहत, साफ सफाई और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के नियम बनाने का पूरा अधिकार है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसे फाजिल और कामिल की डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि ये UGC एक्ट के खिलाफ है। मदरसों को केवल आलिम तक की डिग्री देने का अधिकार है। आलिम की डिग्री यानी 12वीं क्लास पास करने के बराबर शिक्षा। इसके आधार पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो फाजिल और कामिल डिग्री देते हैं उसकी कोई मान्यता नहीं है और इसके लिए मदरसों को पहले UGC से परमिशन लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगभग सारे बड़े मुस्लिम संगठनों ने स्वागत किया। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमा हिंद ने कहा निचली अदालतों में मुसलमानों के साथ बार बार नाइंसाफी होती रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इसी तरह का था। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की गलती सुधार दी है। मदनी ने कहा चीफ जस्टिस ने जियो और जीने दो का जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि आज भारत का मुसलमान डरा हुआ है।
ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजंस से, एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सवाल यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार का मदरसा एक्ट पर क्या स्टैंड था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसा एक्ट को सपोर्ट किया था। यूपी सरकार के वकील ने यह जरूर कहा था कि मदरसा एक्ट के कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है, लेकिन यूपी सरकार ने कहा था मदरसा एक्ट सही है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया तो मदरसे के टीचर्स ने यूपी सरकार के स्टैंड पर सवाल उठाया। मदरसों के नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हसीब अहमद ने कहा, मदरसा बोर्ड और मदरसे का कानून तो सरकार का ही है। बोर्ड ही मदरसों का सिलेबस तय करता है, लेकिन सरकार एक तरफ तो मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की बात करती है, दूसरी तरफ मदरसा टीचर्स को सैलरी देना बंद कर देती है। आखिर मदरसों को लेकर यूपी सरकार का दोहरा रवैया क्यों है? आप ये जानिए कि जो हमारा मदरसा एक्ट है, जो बोर्ड है, ये गवर्नमेंट ने ही बनाया है और ये बोर्ड ही इसको रेगुलेट करता है। वही इसके सब्जेक्ट को तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, वही इसका करिकुलम तय करता है कि कैसे क्या मदरसा चलेगा। और आधुनिकीकरण एक शिक्षकों का हुआ था। गवर्नमेंट ने आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए जो आधुनिकीकरण शिक्षक रखे गए थे, गवर्नमेंट ने क्यों उनको विड्रा कर लिया? आज भी बेचारे बगैर पैसे के काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जाने कितना पेपर में सुना होगा, केंद्र सरकार ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। तो आप सारी क्वालिटी की एजुकेशन चाहेंगे और अगर वहाँ कोई एक शिक्षक आपने दे रखा था, उसको आपने पैसा देना बंद कर दिया। हाई कोर्ट में जब वो थे तो उन्हीं का एक्ट था, कैसे उसके अगेंस्ट चले जाते? लेकिन यहाँ जब आए तो उसके अगेंस्ट हो गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि भाई वहाँ तो आप इनके साथ थे, तब तो ये सब ठीक था, यहाँ कैसे करो? तो उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट के आदेश के ऑनर में ये बात कह रहा हूँ। तो ये बात तो जबरदस्ती बदलने की है, एक जगह स्टैंड करना चाहिए था। इस मामले की बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। असल में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाया था, उसको 2012 में पहली बार कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ये पिटीशन मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स की थी, जिसमें मदरसों के टीचर्स को सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बराबर सैलरी देने की मांग की गई थी। इसके बाद एक और पिटीशन अंशुमान सिंह राठौर ने दायर की, जिसमें कहा गया कि मदरसों में हो रही पढ़ाई सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मदरसे के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिल पाती, इसलिए यूपी में चल रहे लगभग 20,000 मदरसों को बंद किया जाए। 2004 के मदरसा एजुकेशन एक्ट को रद्द करने की मांग की गई और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने की डिमांड रखी गई। इस मामले में दायर सभी पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लब कर दिया था। सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को अपने फैसले में मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक बताया, कानून को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वो मदरसों में पढ़ रहे लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूलों में भर्ती करे। 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कराने का आदेश जारी कर दिया।
मदरसों के बंद होने का खतरा पैदा हुआ तो 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई मदरसा एसोसिएशन और मदरसों के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और फिर मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब मदरसा एक्ट पर मोहर लगाई तो मदरसों के टीचर्स ने इसे अपनी मॉरल विक्ट्री करार दिया। टीचर्स ने कहा कि मदरसों को लेकर एक खास तरह की सोच बना ली गई है। लोग मदरसों में गए बगैर वहां एजुकेशन का लेवल देखे बिना ये मान लेते हैं कि मदरसों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। मदरसों के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया कि सरकार मदरसों को रेगुलेट करने के नियम बना सकती है। आप देखिए नतीजा क्या हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो है निरस्त कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। अगर कमी नहीं थी तो निरस्त क्यों कर दिया? हम सब कुछ पढ़ाते हैं। आप देखिए एक शिक्षण संस्थान होता है जहाँ पे 2-3 भाषाओं की जुबान दी जाती है। जो मुख्य जो है जुबानें हैं वो सब हम पढ़ा रहे हैं। हम अरबी पढ़ा रहे हैं, हम फारसी पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। 5 जुबानें हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। हम मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, सब तो पढ़ा रहे हैं हम। लेकिन लोग आ करके हमारे यहाँ देखते नहीं हैं। मदरसों की छवि बाहर से ख़राब की जाती है ना? आप आइए हमारे यहाँ मदरसों में देखिए कि क्या क्या हम पढ़ाते हैं। बाकायदा उसके एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड है, सारा सिस्टम है। कोई चीज़ छुपाने वाली तो है नहीं उसमें। मैं उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि हमारे हक के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, है ना? और हम भी चाहते हैं, पूरे मदारिस की तंजीमें चाहती हैं, मदारिस के असातिज़ा चाहते हैं कि हमारे मदरसों में जो तलबा पढ़ते हैं वो उनकी तालीम बेहतर से बेहतर हो जाए, वो हर मैदान में, हर फील्ड में जाएं और कामयाब हों। हम भी यही चाहते हैं। ये सारा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। यूपी में 16,500 मदरसे चलते हैं। इनमें 17 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का प्रयास शुरू किया। मदरसा पोर्टल बनाया जहां यूपी के सारे मदरसों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। नतीजा ये हुआ कि इलीगल तरीके से चल रहे 5,000 से ज्यादा मदरसे बंद हो गए। मदरसों में बच्चों को नकल से रोकने के लिए वेबकैम लगवाए गए और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया। जिन मदरसों ने सरकारी सहायता की मांग की, ऐसे 558 मदरसों को योगी सरकार मदद देती है। इन मदरसों को सरकार की तरफ से टीचर और स्टाफ की सैलरी दी जाती है। स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की किताबें और मिड डे मील मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी योगी सरकार ने मदरसा एजुकेशन एक्ट का बचाव किया था और कहा था कुछ प्रावधानों को छोड़ दें तो मदरसा एक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने इसका स्वागत किया। दानिश अंसारी ने कहा, मदरसों को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार आगे भी काम करती रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए एससीईआरटी का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को ज़रूर करेगी। मदरसों को लेकर 2 तरह के मसले थे। एक, राज्य सरकार को लगता था कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की कमी है। ज्यादातर मदरसों में सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दूसरी तरफ मदरसा चलाने वालों को लगता था कि सरकार मदरसों पर कब्जा करना चाहती है, उनके कामकाज में दखल देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों का जवाब दे दिया। राज्य सरकार मदरसों के मैनेजमेंट में दखल नहीं कर सकती, पर मदरसों में क्या पढ़ाया जाए, कोर्स कैसा हो, सिलेबस क्या हो, इसके बाबत सरकार फैसला कर सकती है। इसीलिए इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। यूपी में मदरसे चलाने वालों को इस मौके का इस्तेमाल मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए करना चाहिए, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, आईटी प्रोफेशनल्स बन सकें।
दूसरी तरफ यह प्रचार खत्म होना चाहिए कि मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। 2-4 जगह किसी मौलाना मौलवी के मदरसों का एग्जाम्पल देकर सारे मदरसों को बदनाम नहीं करना चाहिए। दुख की बात है कि राजनीतिक दलों ने आज इसमें भी सियासी मुद्दा ढूंढ लिया। इसको मदरसों में पढ़ाने वाली तनख्वाह तक लिमिट कर दिया, जबकि असली जरूरत मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स के क्वालिफिकेशन को और मदरसों में लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने की है। इसकी कोशिश सबको मिलकर करनी चाहिए। जब यूपी में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हो रही थी, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में कैंपेन कर रहे थे। आज योगी ने कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में पब्लिक मीटिंग्स की। हर रैली में योगी ने हेमंत सोरेन की सरकार के करप्शन, माफिया को प्रोटेक्शन, लव जिहाद और लैंड जिहाद से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के लोगों से जातियों में बंटने के बजाय एकजुटता की ताकत दिखाने की अपील की। योगी ने कहा, अगर जातियों में बंटोगे तो धीरे धीरे कटोगे। योगी ने कहा, अभी तो घुसपैठिए रामनवमी की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी करते हैं, अगर एकजुट नहीं रहे तो कल घर में घुसकर घंटी और शंख बजाने से भी रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इससे पहले कोडरमा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार में करप्शन, लूट और माफिया का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा, जिस तरह मुगल काल में औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह जेएमएम के मंत्री आलमगीर आलम ने भी झारखंड की जनता का पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, औरंगजेब का नाम भी आलमगीर था और जेएमएम के आलमगीर आलम की हरकत भी औरंगजेब जैसी ही है। मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डी, यहां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। यहां पर शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे। जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत से दुर्दांत भू माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी आज देवघर के मधुपुर में एक रैली की और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। योगी ने नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, लेकिन शिवराज ने नारा दिया कि जुड़ोगे तभी बचोगे। झारखंड को बचाना है तो सबको एकजुट होना होगा, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ये देश है कि धर्मशाला, जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी हुई आगे और बस गया। और ये बताने का काम कौन कर रहा है? ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार पहले घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड में नाम, वोटर लिस्ट में नाम, उनके नाम राशन कार्ड, और इसलिए उनको संरक्षित करती है कि वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए ये झारखंड की अस्मिता को बेचने का पाप कर रहे हैं झारखंड वालों। और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं, जाग जाओ, चेत जाओ, इस झारखंड को बचाओ, सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ, सब जुड़ जाओ। अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो फलोगे फूलोगे, जुड़ोगे तो बचोगे। अगर आज नहीं संभले तो याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, कल हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं चेताने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। शिवराज सिंह चौहान का अपना अलग अंदाज है, लेकिन योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बेहद परेशान कर रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी रैलियों में इसका जिक्र किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। लातेहार की पब्लिक मीटिंग में हेमंत सोरेन ने कहा कि जो लोग वोट के लिए जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, देश उन्हें मंजूर नहीं करेगा। यही बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, ये जानो। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, असम में वहां की सरकार एक जाति धर्म को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करती है। ये हालत अभी ऊपर में बहुत चीज लोग मंडरा रहा है, हेलीकॉप्टर से तीर धनुष तानिए और सबको ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांके की रैली में योगी पर अटैक किया। खड़गे ने कहा कि बांटने वाले लोग अब दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। खड़गे ने कहा कि बांटने और काटने वाला एजेंडा आरएसएस का है, बीजेपी का है। झारखंड के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से
उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब आपका कल्याण नहीं होगा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ उन्होंने झारखंड चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। महागठबंधन के मैनिफेस्टो में 7 गारंटियां दी गई हैं। इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर महीने प्रति व्यक्ति 7 किलो मुफ्त राशन, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और हर परिवार को 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की गारंटी दी गई है। इसके अलावा इंडिया अलायंस ने झारखंड के किसानों से धान की एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने और SC, ST और OBC से आरक्षण का कोटा बढ़ाने का वादा किया है। झारखंड में चुनावी शतरंज की चाल साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस और हेमंत सोरेन को मुफ्त की गारंटी से वोटों की उम्मीद है। महिलाओं के पेंशन, धान की एमएसपी का ऐलान इसी उम्मीद का नतीजा है। हेमंत सोरेन को लगता है कि अगर आदिवासियों और मुसलमानों का वोट उन्हें मिल गया तो नैया पार लग जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करके, रोटी बेटी और माटी की बात करके आदिवासियों को अपनी तरफ खींच रही है। अगर आदिवासी वोट जेएमएम से छिटका तो बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए बीजेपी के सारे नेता नारा लगा रहे हैं, जातियों में बंटोगे तो कटोगे। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमान तो एक मुश्त होकर उनके खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन हिंदू समाज जातियों में बंट जाता है और इसका फायदा बीजेपी के विरोधी उठाते हैं। इसीलिए चुनाव में बार बार हिंदुओं को याद दिलाया जा रहा है कि अगर जातियों में बटे तो फिर खतरा आ जाएगा, वैसा ही खतरा जैसा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने फेस किया। महाराष्ट्र में ज्यादातर नेता अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शरद पवार ने बारामती में अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ अपने ग्रैंडसन योगेंद्र पवार के लिए वोट मांगे। सतारा और कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे ने रैली की। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की भी कोल्हापुर में रैलियां हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने धुले में और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में कैंपेन किया। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा हुई शरद पवार के परिवार वाले बयान की। शरद पवार ने आज बारामती में अजीत पवार के खिलाफ इमोशनल कार्ड चल दिया। उन्होंने बारामती के लोगों से कहा अब वो चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट ले रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि वो 60 साल में 14 चुनाव लड़ चुके। बारामती के लोगों ने उन्हें हर बार जिताया। 30 साल उन्होंने विधायक के तौर पर बारामती के लोगों की सेवा की। फिर बारामती की जिम्मेदारी अजीत दादो को सौंप दी। अब 30 साल के बाद अगले 30 साल का फैसला करना है। शरद पवार ने कहा वो अगले 30 साल के लिए बारामती की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी यानी योगेंद्र पवार को देना चाहते हैं। शरद पवार ने कहा योगेंद्र पवार पढ़े लिखे हैं, बारामती के लोगों की सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पूरा यकीन है कि बारामती के लोग उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, योगेंद्र पवार को सपोर्ट करेंगे। मैं लोकसभा में आप लोगों के बलबूते चुनकर आया। 30 साल पहले मैंने तय किया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मैंने बारामती की सारी जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी। बीते 30 साल से ये जिम्मेदारी उन पर है, यानी पहले 30 साल मुझ पर, फिर अगले 30 साल अजीत पवार पर। अब अगले 30 साल की व्यवस्था करने की जरूरत है और ये काम वही कर सकता है जो लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या को समझ सके। मैं सत्ता में तो नहीं हूं, राज्यसभा का सदस्य हूं और मेरे 1.5 साल अभी बाकी हैं। इसके बाद मुझे सोचना होगा कि दोबारा राज्यसभा में जाऊं या ना जाऊं। अब मैं कितने चुनाव लड़ूं? अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूं और आप लोगों ने मुझे कभी घर पर नहीं बिठाया। अब मुझे रुक जाने की जरूरत है। नई पीढ़ी को आगे लाना है और यही सूत्र लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामाजिक काम छोड़ दूंगा। लोगों की सेवा का काम मैं जारी रखूंगा। शरद पवार की उम्र 82 साल है। इस उम्र में उनका जज्बा देखकर हैरानी होती है। उनसे कुछ सीखने को मिलता है। अजीत पवार परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारामती में डटे हुए हैं।
50 से ज्यादा छोटी छोटी सभाएं कर चुके हैं, लेकिन शरद पवार उन्हें हर रोज एक नया झटका दे देते हैं, हर रोज अजीत पवार की परेशानी बढ़ा देते हैं। शरद पवार के बयान से लगता है कि अब पवार परिवार में दूरियां कम नहीं होंगी, लेकिन अजीत पवार के करीबी नवाब मलिक ने आज कहा, राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। चुनाव के बाद क्या होगा कौन जानता है। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा, नतीजे कुछ भी हो, इस चुनाव के बाद किंग मेकर अजीत पवार ही होंगे। हो सकता है चुनाव के बाद शरद पवार और अजीत दादा पवार एक साथ आ जाएं। नवाब मलिक ने कहा, चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो वो भी पाला बदलकर शरद पवार के साथ आ जाएंगे। 23 तारीख को तय होगा। 19 में कोई तय कर पा रहा था कि क्या होगा, लेकिन अजीत पवार ये कहीं ना कहीं जो भी सरकार बिना अजीत पवार के नहीं बन सकती। अजीत पवार किंग मेकर होंगे, चंद्रबाबू की भी भूमिका में आ सकते हैं। देखिए, इंतजार कीजिए। राजनीति में कौन किसका परम मित्र परम शत्रु होता है, परिस्थितियां दोस्त दुश्मन बदलते रहती हैं। नतीजे के बाद तय होगा क्या होगा महाराष्ट्र में। आपको लगता है कि शरद पवार जी के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी एक साथ आ सकती है? देखिए, सारे कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि पवार परिवार एक हो जाए, ठाकरे परिवार एक हो जाए, लेकिन जब तक परिवार के लोग नहीं तय करेंगे, जब तक तो निर्णय उनके हाथ में। लेकिन लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो। आशावादी है? राष्ट्रवादी तो सारे आशावादी हैं। आपने और एक बात कही कि चुनाव के बाद जो है समीकरण कुछ भी बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और शरद पवार साहब के बीच भी मीटिंगें हुई। मैं नहीं, ये तो सारे पत्रकार भी जानते हैं, ये चर्चा है ही। अब हर नेता महाराष्ट्र में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए है। कौन सा भाजपाई कब कांग्रेसी हो जाएगा, कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाएगा, कौन सा भाजपाई कब राष्ट्रवादी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अलग तरह की राजनीति चल रही है और हर व्यक्ति अपने अपने संबंध, अपने अपने रिलेशन अलग अलग दलों के साथ बनाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया या उनकी मर्जी के मुताबिक उनको हिस्सेदारी नहीं दी, तो फिर वो अलग रास्ता अपना सकते हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो क्या करेंगे। वो तो जो उन्हें करना है उन्हें फैसला करना है। उन्होंने पहले भी फैसला किया है, आगे जो करना है उनको करना है। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने रिश्ते अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की बातचीत होती रहती है। नवाब मलिक राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, बीजेपी के सताए हुए हैं। वो बीजेपी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों के साथ आने की दुआ कर रहे हैं। फिलहाल अजीत पवार की पार्टी के टिकट पर मानखुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से मैदान में है। दोनों सीटें मुस्लिम बहुल हैं। अजीत पवार फिलहाल महायुति के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। इसका नुकसान नवाब मलिक को हो सकता है, इसीलिए नवाब मलिक ने चुनाव के बाद शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने की बात कही है। ये मुसलमानों के लिए मैसेज है कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन शरद पवार की बातें सुनकर यह साफ लगता है कि वो अजीत पवार को अब जमीन पर लाना चाहते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे हैं और शिंदे के निशाने पर सिर्फ उद्धव ठाकरे। आज कोल्हापुर में दोनों की रैलियां हुई। उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर की रैली में एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर कहा, खोखे के जरिए धोखा देने वालों ने बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा। न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो अब जनता की अदालत में आए हैं। उद्धव ने कहा, इस बार महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। मोदी और शाह की पालकी ढोने वालों को सबक सिखाने का चुनाव है। आपल्या हृदयामध्ये धगधगट ठेवला होता। हमने अपने दिल में आग जलाकर रखी है। कब ये समय आएगा कि हम इस गद्दार को जलाकर भस्म करेंगे। इसका इंतजार पूरा महाराष्ट्र कर रहा है। अब वो समय आ गया है। अभी भी हमें अदालत से न्याय नहीं मिला। न्याय की देवी की आंख से पट्टी हटा दी गई, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये उन्हें अब भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आपके दरबार में इंसाफ मांगने आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके और महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनके साथ चला जाता, लेकिन गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मेरे खून में नहीं है कि मैं महाराष्ट्र को बिकने देता।
जो लोग महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं। और मैं ये बात खुले तौर पर कहता हूं। एकाने गद्दारी केली, ठीक आहे, याच्या पुढे उद्धव ठाकरे कोल्हापुर की जिस सीट राधानगरी पर रैली कर रहे हैं, उस सीट पर पिछले चुनाव में शिवसेना के टिकट पर प्रकाश आंबेडकर जीते थे, लेकिन अब वो शिंदे के साथ हैं, फिर से चुनाव के मैदान में हैं। इस सीट पर उद्धव ने केपी पाटिल को टिकट दिया है। इसीलिए उद्धव ने आज इसी राधानगरी सीट से कैंपेन शुरू किया और लोगों से केपी पाटिल को जिताने और एकनाथ शिंदे को सजा देने की अपील की। हालांकि जिस वक्त उद्धव ठाकरे कोल्हापुर में शिंदे को गद्दार बता रहे थे, उसी वक्त शिंदे सतारा में रैली कर रहे थे। सतारा की रैली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। शिंदे ने कहा उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा शिवसेना बाल ठाकरे की है, धनुष बाण भी उनका ही दिया हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए धनुष बाण को गिरवी रख दिया था, उन्होंने उसे छुड़वाया। एकनाथ शिंदे ने कहा वो सही रास्ते पर हैं, इसलिए शिवसेना के ज्यादातर विधायक, सांसद और लाखों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। हे बाळासाहेबांचं धनुष्यबाण, बाळासाहेबांची शिवसेना खरं आहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये बाला साहब का धनुष्बाण है, बाला साहब की शिवसेना है। हाँ, ये बाला साहब का धनुष्बाण और उनकी शिवसेना ही है। पर जब ये धनुष्बाण गिरवी रखा था तो उसे हमने छुड़ाया, इसीलिए हमने विद्रोह किया। 40 विधायक, 13 सांसद, सैकड़ों जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य और लाखों कार्यकर्ता आपके इस भूमिपुत्र के साथ खड़े रहे। भूमीतल्या या भूमिपुत्राच्या आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी कोल्हापुर में रैलियां की। कोल्हापुर से पहले देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। नागपुर में फडणवीस ने रोड शो किया। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं, छठी बार इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो में समर्थकों का उत्साह देखकर फडणवीस ने कहा नागपुर की जनता उनके लिए परिवार की तरह है, वो भले यहाँ वोट मांगने आए या ना आए, जनता का साथ उन्हें हमेशा मिला है। फडणवीस ने कहा उनकी जीत तय है। कल नागपुर से ही राहुल गांधी भी महाराष्ट्र का कैंपेन शुरू करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो संविधान बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे। इसलिए फडणवीस ने आज राहुल पर भी बात की। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में राहुल का संविधान वाला फेक नैरेटिव चल गया था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता उनके झूठ में नहीं फंसने वाली। मुझे लगता है लोगों का प्यार बहुत उमड़ पड़ रहा है। ये मेरा परिवार है, ये केवल मतदार क्षेत्र नहीं है। मैं कारपोरेशन से लेकर तो पिछले 25 साल, 10 साल कारपोरेशन में और 25 साल विधानसभा में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और लोगों का प्यार मेरे साथ है। एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार की जीत यहाँ होगी। कल आपके क्षेत्र में पहुँच रहे हैं राहुल गांधी बिगुल बजाने के लिए, क्या लग रहा है आपको? न बिगुल बजेगा, न बात बनेगी, झूठा नैरेटिव अब नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस की बात सही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में संविधान बदलने का इशू नहीं चलने वाला। लोकसभा चुनाव में ये 400 पार के नारे के साथ जुड़ गया था। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ, इसीलिए राहुल गांधी को इसमें एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की आदत है, जिस बात को पकड़ लेते हैं उसे कई साल चलाते हैं। 10 साल से तो वो अंबानी अडानी के इशू से बाहर नहीं आ पाए। अब कई साल तक संविधान बचाओ सम्मेलन करते रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से कहीं आगे निकल चुकी है। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार ने लाडली बहनों और लाडले भाइयों को फ्री बीज बांटकर अपना बेस काफी मजबूत कर लिया है और अब वो बराबर की टक्कर में हैं। जबकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने परिवार और अपनी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। देश में जहां जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां छठ की रौनक खास तौर पर दिखाई दे रही है। मुंबई में जुहू बीच पर श्रद्धालुओं ने छठ व्रत की शुरुआत की। दिल्ली में यमुना के पानी में लोगों ने डुबकी लगाकर व्रत शुरू किया। बिहार में गंगा के घाटों पर नहाए खाए की परंपरा निभाई गई। पटना में गंगा घाटों पर आज सूरज निकलने से पहले
हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जमा हुए। श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर पूरे इंतजाम किए गए थे। हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। छठ के मौके पर लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी मीसा के साथ पटना से 50 किलोमीटर दूर आज उलार सूर्य मंदिर पहुंचे। छठ पूजा के दौरान इस मंदिर में दर्शन की बड़ी मान्यता है। लालू यादव ने मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मीसा भारती ने कहा कि यह मंदिर उनके संसदीय इलाके में आता है, इसलिए वो दर्शन के साथ साथ यहां की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी आई हैं। लेकिन दिल्ली में छठ के मौके पर यमुना के किनारे पहुंचे श्रद्धालु गंदगी का आलम देखकर बेहद निराश हो गए। कुछ जगहों पर यमुना में गंदगी के कारण पानी में कई कई फीट मोटी झाग की चादर थी। छठ व्रतियों ने मजबूरी में झाग हटाकर गंदे बदबूदार पानी में ही डुबकी लगाई। क्योंकि सबसे ज्यादा झाग कालिंदी कुंज में दिखाई देता है और इसे छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले यमुना में केमिकल का छिड़काव करवाया। इसके बाद हरा कपड़ा लगाकर इस झाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कालिंदी कुंज बैराज के सारे गेट बंद करके पानी का फ्लो रोक दिया गया। इसलिए आज सुबह जब छठ के व्रती यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी में पानी कम हो चुका था। जो गंदगी पानी में डूबी थी वो किनारों पर बाहर आ गई थी, लेकिन लोगों ने इसी गंदगी के बीच स्नान किया। अपने साथ इसी पानी को भरकर ले गए। इसी पानी से प्रसाद बनाएंगे। छठ मैया के भक्तों ने इन हालात के लिए दिल्ली सरकार को कोसा। लोगों ने कहा दिल्ली सरकार उनकी आस्था के साथ साथ उनकी हेल्थ से भी खिलवाड़ कर रही है। छठी मैया इसकी सजा जरूर देंगी। जितिया करती हूँ तो मैं आती हूँ, छठ पूजा में आती हूँ, लेकिन नेता लोगों का पता नहीं क्या होता नहीं होता। एक तो जमुना नहीं साफ करवाता है, ऊपर से नहीं रास्ता हम लोगों को बनवाता है। आती हूँ पूजा करने के लिए तो पुलिस वाला डंडा मार के भगाता है। क्यों आता है पुलिस वाला मारने के लिए, पब्लिकों को पता नहीं। दिल्ली के सरकार तो पबनी करने के लिए भी मना कर रहे हैं कि इधर से पबनी होगा ही नहीं। दिल्ली सरकार के लिए तो हम लोग बहुत नाराज है दिल्ली सरकार से। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, छठ है। छठ जानते हैं कि हिंदू पूरा मनाता है। पानी में जमुना जी में कैसे छठ करेंगे, बच्चे सबको कैसे इसमें स्नान कराएंगे, छोटा छोटा बच्चे के। हम तो अभी किए से पूरा देख रहे हैं इन्फेक्शन होने लगा है, क्योंकि इसमें पानी इतना गंदा है, घर जाते जाते पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। सरकार को ये देखना चाहिए था, मुझे कहाँ है पता नहीं है सरकार को। अभी इसी में हमें सूरज भगवान के अर्घ देना होगा, फिर इतना गंदगी में आदमी कैसे वो करेगा। मुझे ये सब सोचना चाहिए सरकार को। ही पूरा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर होके करते हैं। साफ सरकार को कराना चाहिए ना। कितना दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, लेकिन उनको समझ ही नहीं है इस बात का। वो अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा मार्बल लगा करके कर रहे हैं काम अपना, सारे पैसे लिए अंदर रखे, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने 10 साल में छठ व्रतियों के लिए 1000 घाट बनवा दिए। दिल्ली सरकार कहती है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर छठ के पर्व पर सियासत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने 7 नवंबर को छठ की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर यमुना में गंदगी डाल रही है। तो बीजेपी के नेताओं ने पूछा, गोपाल राय ये भी बता दें कि यमुना में यूपी का पानी कहां से आता है, क्योंकि यमुना यूपी से दिल्ली में नहीं आती बल्कि दिल्ली से निकलकर यूपी में जाती है। कुल मिलाकर दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इतनी हाय तौबा इसलिए मची है कि यहां बड़ी संख्या में बिहार और यूपी से आए हुए परिवार रहते हैं। पूर्वांचल के लोग जिनके लिए छठ पूजा का बहुत महत्व है, इन लोगों के वोट बहुत मैटर करते हैं। लेकिन ये हर साल की प्रॉब्लम है। कोई ये नहीं बताता इसका सॉल्यूशन क्या है और दिल्ली में रहने वालों का कसूर क्या है। दिल्ली की राज्य सरकार मानती है कि दिल्ली के लोग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली वाले जीएसटी के तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके बदले में दिल्ली के लोगों को न साफ हवा मिलती है न साफ पानी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जो लोग यहां काम करते हैं वो शहर छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, और जहरीली हवा में सांस लेने से दिल्ली वालों की जो उम्र कम हो रही है
उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और अब बात कनाडा के हिंदुओं की। ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले से नाराज हिंदू अब सड़कों पर उतर आए हैं। कनाडा के ओंटारियो में तमाम इलाकों से हिंदू ब्रैम्पटन पहुंचे। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में इकट्ठा हुए। फिर मंदिरों पर होने वाले हमलों के खिलाफ कनाडा में बसे हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की गई। इसके बाद भगवा और तिरंगे झंडे लेकर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर के पास उस गुरुद्वारे के करीब पहुंचे जहां 2 दिन पहले खालिस्तानी उग्रवादी जमा हुए थे और उन्होंने मंदिर पर हमला किया था। हालांकि हिंदुओं के प्रोटेस्ट को देखते हुए इस बार ब्रैम्पटन पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। जैसे ही हिंदू प्रदर्शनकारी गुरुद्वारे के करीब पहुंचे तो कुछ लोग तलवारें लेकर बाहर निकल आए। हालांकि पुलिस वालों ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया और हिंदू प्रदर्शनकारियों को भी आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी। प्रदर्शनकारी काफी देर तक उग्रवादियों और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और अपने तन को थोड़ा शांत करें, अपने तन को थोड़ा शांत करें। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अपने तन को थोड़ा सा शांत करें। एवरीबॉडी प्लीज गो क्वाइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट हनुमान चालीसा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही भाषण दिए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, अब पानी सिर से ऊपर हो गया है, अगर हिंदू अब भी खामोश रहे तो सरकार की शय पर खालिस्तानी उग्रवादी हिंदुओं के घरों पर भी हमले करेंगे। घरों से उठा के ले जाएंगे। मैं भी सूट पहन के खड़ा हो सकता हूं यहाँ पे, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आधे से ज्यादा जितने भी 20-20 साल से रह रहे हैं ना, उनको मेरी शक्ल पता है, ठीक है ना। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक होगा, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा, तुम मिलियन डॉलर के घर का क्या करोगे लेके। इस प्रदर्शन के बाद ब्रैम्पटन पुलिस ने भी एक्शन लिया। हरिंदर सोही नाम के उस पुलिस सर्जेंट को सस्पेंड कर दिया जो खालिस्तानी उग्रवादियों के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। पुलिस ने मंदिर पर हमले के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से हिंदू अभी संतुष्ट नहीं हैं। ब्रैम्पटन में प्रोटेस्ट के लिए जुटे हिंदुओं ने कहा, ट्रूडो अपनी सरकार बचाने के लिए वोटों के चक्कर में खालिस्तानी उग्रवादियों को खुली छूट दे रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया कि जब कनाडा में बसे हिंदुओं को भी अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। हिंदू जो है वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना, जहां एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना, वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले को लेकर वहाँ रहने वाले हिंदू कितने नाराज़ हैं, कैसे उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, ये मैंने आपको दिखाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर पर हुए हमले पर रिएक्ट किया था, उसे कंडेम किया था। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चिंता जताई। जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में हैं। वहां जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो जयशंकर ने कहा, मंदिर पर हमले का वीडियो देखने से
बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कनाडा की सरकार किस तरह उग्रवादियों को बढ़ावा दे रही है। जयशंकर ने दुनिया को याद दिलाया कि कनाडा एक तरफ तो भारत पर झूठे आरोप लगाता है, वहीं दूसरी तरफ अपने यहां बोलने की आजादी के नाम पर आतंकवादियों को पनाह देता है। असल में जांच एजेंसीज की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा में बैठकर न सिर्फ टेरर फंडिंग करते हैं, बल्कि गैंगस्टर के साथ मिलकर भारत में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये बात भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं जयशंकर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने दो टूक बात कही। कनाडा के मामले पर भारत को इसी तरह की सीधी, साफ और खरी बात कहनी चाहिए। एक ऐसी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका में 47वां प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिका के 50 राज्यों में अलग अलग टाइम पर वोटिंग होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम 4:30 बजे इंडियाना, केंटकी, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और ओहायो जैसे राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि इससे पहले जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी होगी वहां वोटों की गिनती शुरू भी हो जाएगी। शुरुआती रुझान आने लगेंगे। अमेरिका में चुनाव के लिए हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। कैंडिडेट्स को हर राज्य में मिले वोटों के आधार पर जीता या हारा घोषित किया जाता है। आम लोग के वोटों की गिनती के आधार पर उस राज्य का इलेक्टोरल कॉलेज अपने सारे वोट उसी कैंडिडेट को दे देता है। जीतने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से 270 वोटों की जरूरत होगी। के बीच वोट टाई हो जाता है तो फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिकी कांग्रेस करेगी। अमेरिका के कुछ राज्य ऐसे हैं जो या तो हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को जिताते हैं या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को हमेशा वोट देते रहे हैं। ऐसे में विजेता का फैसला उन राज्यों से होता है जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। अमेरिका के 7 राज्य विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, जॉर्जिया और एरिजोना ये राज्य हैं और ये फैसला करेंगे कि व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप फिर राज करेंगे या कमला हैरिस पहली बार अमेरिका की महिला प्रेसिडेंट होने का इतिहास रचेगी। अमेरिका इस बार टक्कर वाकई में कांटे की है। कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता कि ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनेगी। 513 पोल हुए, 263 पे ट्रंप आगे हैं, 250 में कमला आगे हैं। सबकी नजरें 7 स्विंग स्टेट्स पर हैं जहां फिलहाल ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच मार्जिन इतना कम है कि कोई भी जीत सकता है। और अमेरिका में वोटों की काउंटिंग का सिस्टम ऐसा है कि फैसला आने में कई दिन लगेंगे। वहां भारत की तरह सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट नहीं डाले जाते। 7 करोड़ लोग तो पोलिंग शुरू होने से पहले ही वोट दे चुके हैं। कहीं पोस्टल बैलेट है तो कहीं बक्से में बैलेट। इसीलिए नतीजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा।